जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमारी आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चीज़ें कार्बन वाली होती हैं। ये काहे इतनी कार्बन वाली चीज़ें पाई जा रही हैं? जैसे हीरा को देखिए कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट को देखिए कार्बन से बना हुआ है। ग्रेफाइट वही पेंसिल का नोक कार्बन से बना हुआ है। प्लास्टिक में कार्बन है, हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें कार्बन है, हमारे अंदर कार्बन है। मतलब जितना भी चीज़ है उसमें से सबसे ज़्यादा चीज़ों में कार्बन है, सबसे ज़्यादा अधिकतम चीज़ों में कार्बन ही है। ऐसा क्यों है कि हर एक चीज़ों में कार्बन है? कार्बन ऐसा क्या इसमें गुण पाया जाता है कि हर जगह कार्बन ही कार्बन पाया जाता है? देखिए हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में कि कार्बन का ऐसा कौन सा गुण है, कौन सा इतना अच्छा गुण है कि हर पदार्थ में ही कार्बन है। हर चीज़ जो भी देख रहे हैं सब में कार्बन, लकड़ी में कार्बन, आदमी के अंदर कार्बन, प्लास्टिक के अंदर कार्बन, जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसमें कार्बन, हर जगह कार्बन ही कार्बन। ये कैसे हो जा रहा है कि हर जगह कार्बन? कार्बन में ऐसा क्या गुण है कि हर जगह ही कार्बन मिल रहा है? तो देखिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए इस पृथ्वी पर जितनी भी यौगिक पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं या कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, यही बोल रहे हैं हम। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रकृति होती है। अब आप कहेंगे क्या होता है सहसंयोजी आबंध? तो इसको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं के साथ साझा करके बंध बनाता है। कितना इलेक्ट्रॉन साझा करता है? तो कार्बन के बाहरी कोश में जो वो इलेक्ट्रॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं के साथ साझा करता है। जैसे कार्बन के बाहरी कोश में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन अपना चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी तत्व के साथ साझेदारी करता है और साझेदारी करके अपना 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा करता है और उसी को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तो ये कार्बन जो है ये हर चीजों में इसीलिए पाया जा रहा है क्योंकि इसमें सहसंयोजी आबंध बनाने की क्षमता है, जो कि हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वो लेक्चर देखिए, तब जाकर के ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो कार्बन के पास सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रकृति होती है, जिसके चलते कार्बन जो है क्या करता है, इतनी सारी चीजों में पाया जाता है। हर जगह देखेंगे तो कार्बन ही कार्बन मिलता है। अब इसमें सहसंयोजी आबंध बनाने की वजह से कार्बन क्यों हर जगह मिलेगा? आखिर सहसंयोजी आबंध में है क्या? तो देखिए पहला आता है कार्बन में कार्बन के ही परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो बंध बनाता है तो O2 बना लेता है, O मिलकर के O2। मतलब ऑक्सीजन केवल एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ करके O2 बना लेता है, और ढेर से ढेर बनाएगा तो O3 बना लेता है, ओजोन परत बना लेता है, ढेर से ढेर। मतलब अधिकतम ऑक्सीजन का 3 गो परमाणु जुड़ करके एक यौगिक बना सकते हैं, है ना। एक यौगिक ऑक्सीजन का 3 परमाणु जोड़ करके बना सकते हैं। एक कार्बन के साथ नहीं है। कार्बन कहता है हमारे साथ है कितनों कार्बन जोड़ दो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, कितनों कार्बन जोड़ दीजिए कार्बन के साथ। कार्बन कार्बन जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, कार्बन कार्बन आप 10 गो 20 गो 15 गो कितनों जोड़ लीजिए, जो को जोड़ेंगे उतना बार यौगिक बनेगा, उतनी यौगिक बनेगी। जैसे कार्बन को 2 बार जोड़ेंगे एथेन बनेगा, कार्बन एक ही बार कार्बन रहेगा उस यौगिक में तो मेथेन बनेगा। कार्बन में 10 बार कार्बन रहेगा, कार्बनिक यौगिक में 10 बार कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे डेकेन बन गया, ठीक ना। तो हर एक कार्बन में, हर एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या अलग अलग हो सकती है। कार्बन कितना हो, कार्बन के साथ लंबा लंबा चैन बना सकता है। लंबा लंबा चैन का मतलब एकदम रस्सी टाइप का बंध बना सकता है। कार्बन को बंध बनाता है 4 बंध। हो सकता है कि 4 बंध कार्बन के साथ बना ले, हो सकता है 2 गो कार्बन के साथ बना ले, 2 गो हाइड्रोजन के साथ बना ले। मतलब 4 गो तो बनाएगा। कार्बन को बंध बनाता है 4 गो, 4 गो इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होता है, 4 साझा करता है, मतलब 4 गो बंध बनाता है। तो कार्बन हो सकता है अपना 2 गो बंध 2 गो कार्बन के साथ साझा कर ले, और हो सकता है और ये 2 गो जो बचा वो हाइड्रोजन के साथ साझा कर ले। हो सकता है कि एक ही कार्बन के साथ एक बंध शेयर करे और सब हाइड्रोजन के साथ शेयर करे। मतलब कि कार्बन के पास इतनी क्षमता है कि वो चारों अपना बंध अलग अलग परमाणुओं के साथ साझा कर सकता है, अलग अलग परमाणुओं के साथ बना सकता है। हो सकता है एक बंध हाइड्रोजन के साथ, हो सकता है एक बंध सोडियम के साथ, हो सकता है एक बंध अलग कार्बन के साथ, हो सकता है एक बंध ऑक्सीजन के साथ, ऐसे बना सकता है कार्बन। और जब इतने सारे परमाणुओं के साथ कार्बन जुड़ सकता है तो ये कैसा यौगिक बनाएगा? अलग अलग प्रकार का। जो वो परमाणु इससे जुड़ेगा
तो प्रकार का यौगिक बनाएगा। हो सकता है कार्बन का चैन रस्सी टाइप का, इसे कार्बन जुड़ जुड़ करके बनता जाए, कार्बन जुड़ता जाए जुड़ता जाए जुड़ता जाए, रस्सी टाइप का कार्बन बना ले। तो कार्बन जो है ये रस्सी टाइप का बना भी सकता है, तो उसको बोलते हैं कि कार्बन का चैन बन गया, कार्बन का श्रृंखला बन गया। क्या बन गया बाबू? कार्बन का श्रृंखला बन गया। तो कार्बन कार्बन जुड़ते जाएंगे, श्रृंखला बनने की भी गुण होती है। ये कार्बन अपने चारों बंध को अलग अलग तत्वों के साथ भी साझा कर सकता है। इसमें इतने सारे गुण हैं कि ये हर एक गुण के साथ अलग अलग यौगिक बनाता है, अलग अलग यौगिक बनाता है। जब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे तो IUPAC नामकरण में हम हर एक तत्व को जोड़ जोड़ करके देखेंगे और देखेंगे वहाँ पे कितना बड़ा बड़ा चैन बनेगा। आपसे हम बनाएंगे 10 तक के कार्बन का चैन बनवा करके आपसे नाम लिखवाएंगे, तो आप देखिएगा। देखिए कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब कार्बन कार्बन जुड़ करके एक लंबा चैन भी बना सकते हैं जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन मतलब कार्बन कार्बन जुड़ के रस्सी बना लिया, चैन बना लिया, और उसी चैन को श्रृंखलन कहते हैं। इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला वाली श्रृंखला, हो सकता है कार्बन का एगो रस्सी बन जाए, हो सकता है इस रस्सी में एगो हेजर से रस्सी जुड़ के निकल जाए, एगो हेजर से कार्बन का रस्सी जुड़ के निकल जाए। मतलब कि कार्बन का जो है अलग अलग शाखा भी निकल सकता है, शाखाएं भी निकल सकती हैं, है ना। तो कार्बन में श्रृंखला में भी श्रृंखला बन सकता है, और वलय के रूप में गोल गोल कार्बन अरेंज भी हो सकता है। हो सकता है गोलाई में कार्बन अरेंज होके और वलय रूप में कार्बनिक यौगिक बना ले, ठीक ना। तो ये सारा होता है। और तथा वलय के साथ श्रृंखला आदि भी पाए जाते हैं। वलय अगर मान लीजिए कार्बन गोल व्यवस्थित हो गया तो 6 गो कार्बन गोलाई बना लिया, एगो हो सकता है 6वां कार्बन से इसे निकल जाए, एगो पोछ निकल जाए कार्बन का। मतलब कार्बन कैसहू जुड़ सकता है, केहूँगा स्ट्रक्चर बना सकता है जुड़ जुड़ करके, कैसनो स्ट्रक्चर। तो इस वजह से कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। अब दूसरा इसका कारण क्या है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इससे 4 कार्बन के परमाणु अथवा अन्य एक संयोजक तत्व के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। मतलब कार्बन 4 को बंध लिए खड़ा रहता है। अब चारों से हो सकता है अलग अलग परमाणु जुड़, अब हो सकता है चारों से 1 गो कार्बन जुड़ जाए, तो 4 गो कार्बन के साथ 1 गो कार्बन जुड़ गया, 5 गो कार्बन का यौगिक बन जाए, है ना। कार्बन का 2 गो ऐसे गोड़ निकला हुआ है, एगो ऊपर एगो नीचे निकला हुआ है, तो 2 गो ऐसे जोड़ लेगा, 2 गो ऐसे कार्बन जोड़ लेगा, एगो बीच में खुद है तो 5 गो हो जाएगा, है ना। 2 4 एक बीच में 5। तो कार्बन जो है ऐसे बना सकता है बंध। मतलब कि कार्बन जो है अपने चारों बंध को हो सकता है कार्बन के साथ शेयर कर दे, हो सकता है वो किसी और के साथ भी बना ले, एक संयोजक के साथ बना ले। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके चलते कार्बन जो है अनेक यौगिक बनाता है। फलस्वरूप ऐसे यौगिक बनते हैं जिनकी प्रकृति कार्बन से जुड़े तत्वों पर निर्भर करती है। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसकी प्रकृति अलग होगी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उसकी प्रकृति अलग होगी। जैसे कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ के मेथेन गैस बना लेता है, ज्वलनशील होता है, तो हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है इसलिए मेथेन गैस ज्वलनशील। कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है अगर कार्बन, तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला हो जाता है। तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो आग बुझाने वाला बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी आग पे छोड़ेंगे तो आग बुझ जाएगा, ठीक ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ जुड़ गया तो इसकी प्रकृति कुछ और हो गई। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो मेथेन बना, इतना ज्वलनशील है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, वह आगे बुझा रहा है। तो कार्बन जो है अनेक प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है, डिपेंड करता है कि कार्बन से जुड़ा कौन, कार्बन से बंध कौन बनाया है ना। तो कार्बन देखिए CO2 कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। तो C कार्बन बीच में अरेंज है, कार्बन के पास कौ गो बंध बनाने की क्षमता होती है? 4 गो। तो ऑक्सीजन के पास कितना बंध बनाने की क्षमता होती है? 2 गो। तो ऑक्सीजन 2 गो बनाता है, कार्बन 4 गो बनाता है। तो एगो ऑक्सीजन 2 गो बंध बनाता है तो कार्बन के 2 गो बंध के साथ जुड़ जाएगा। और दूसरा का ऑक्सीजन 2 गो बंध बनाएगा तो यो कार्बन के 2 गो बंध के साथ, कार्बन का 2 गो इधर बंध 2 गो इधर बंध, 4 गो बंध बन गया। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का भी 2, इस ऑक्सीजन का भी 2, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गए। CO2 2 गो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़े हैं तो CO2 बन गया। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने में काम करता है। तो कार्बन से कौन सा तत्व या कौन सा परमाणु जुड़ा हुआ है, इस पे डिपेंड करता है कि इस कार्बनिक यौगिक का गुणधर्म कैसा होगा, कौन सा कार्बनिक यौगिक बने, ठीक ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए कार्बन इतना ज्यादा यौगिक बनाता है।
अन्य तत्वों के साथ कार्बन का आबंध बहुत प्रबल होता है, अतः ऐसे यौगिक अतिशय रूप से अस्थायी होते हैं। अन्य तत्वों के साथ अगर कार्बन जुड़ेगा तो बहुत मजबूती के साथ जुड़ जाता है, जैसे CO2 में ऑक्सीजन बहुत मजबूती के साथ कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये जो है बोल रहा है क्या, अतिशय रूप से अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब इनको डिफॉर्म करना, तोड़ना, इनका बंध थोड़ा सा मुश्किल होता है। कार्बन और ऑक्सीजन का बंध तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये अगर दूसरे परमाणु के साथ, कार्बन के अलावा और किसी परमाणु के साथ बंध बनाता है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, अस्थायी हो जाएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तोड़ेंगे तभी तो अस्थायी होगा, टूटेगा ही नहीं तो ज़्यादा अस्थायी। तोड़ने में ज़्यादा बल लग रहा है इसलिए अस्थायी, इसलिए ज़्यादा अस्थायी है। अगर तोड़ने में ज़्यादा बल लग रहा है तो अस्थायी है कि नहीं। अगर किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा झगड़ा नहीं हो रहा है और उसको आप झगड़ा कराना चाहते नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब वो अस्थायी है, वो खुशी खुशी रह रहे थे, ठीक ना। अगर किसी रिलेशनशिप में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, वो अस्थायी नहीं है, वो हरदम झगड़ता रहेगा। तो आप चाहेंगे तो उसको अलग कर देंगे झगड़ा लगा करके, है ना। तो ऐसे हो सकता है। तो यही है, कार्बन के साथ अगर कोई दूसरा यौगिक जुड़ जाता है, दूसरा तत्व अगर जुड़ जाता है तो उसका बंध बहुत प्रबल हो जाता है, इसलिए वो अतिशय रूप से अस्थायी हो जाता है। अतिशय रूप से अस्थायी हो जाता है मतलब बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाता है, ठीक। अब कार्बनिक यौगिक बोलेंगे किसे। आप कहेंगे कि जौनी में कार्बन होगा सब कार्बनिक यौगिक। नहीं बाबू, गलती हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। ये क्या है, ये अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन हो उसको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे? नहीं। आज तक आप जानते होंगे कि कार्बनिक यौगिक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन होते हैं, उसे कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसमें कार्बन के साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं उसी को हम कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं। जिसमें बस कार्बन है उसको हम कार्बनिक यौगिक नहीं बोलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कंपलसरी है, तब जाकर के हम उसको बोलेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक, ठीक ना। तो कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन के साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बंध कब पाए जाएंगे, जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे, तभी तो दोनों के बीच बॉन्डिंग होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं तो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि CH4, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग है तो CH4 यानी मेथेन बना है। यही CNG का गैस है, CNG गैस में यही भरा जाता है, मेथेन, ठीक है। अगला है एथेनॉल। क्या है बाबू, एथेनॉल, जो कि इस टाइम पेट्रोल ब्लेंडिंग में आप देख रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। नितिन गडकरी जी बहुत ज़्यादा पेट्रोल में एथेनॉल 20% E20 पेट्रोल मिल रहा है। तो यही एथेनॉल जो है CH3CH2OH, इसी को एथेनॉल बोला जाता है और यही मिलाया जाता है पेट्रोल में, E20 पेट्रोल बनाने के लिए। अगला आता है ग्लूकोज, जो कि हम खाना में खाते हैं, ग्लूकोज, जैसे कि रोटी में ग्लूकोज मिलता है, आप चीनी खाते हैं उसमें फ्रक्टोज रहता है, उसमें सुक्रोज रहता है, सुक्रोज में भी ग्लूकोज रहता है, ठीक ना। तो ये ग्लूकोज जो कि हम भोजन में उपयोग करते हैं। अब आता है कार्बन का जो भी यौगिक बनता है उसका IUPAC नामकरण। लेकिन IUPAC नामकरण आज हम नहीं सीखेंगे। आज अगर हम IUPAC नामकरण शुरू करें तो इतना टाइम लेगा IUPAC नामकरण। एक तो देख रहे हैं इतना गर्मी से हम भीग गए, पंखा चला नहीं सकता है, नहीं तो आवाज़ गड़बड़ा जाता है, आपको सुनाइए नहीं देगा फिर, ठीक ना। तो एक तो गर्मी है और दूसरे में IUPAC नाम बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो उसका एक सेपरेट लेक्चर अलग ही हम बनाएंगे IUPAC नामकरण का। तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, बस थोड़ा सा आज IUPAC नाम के बारे में थोड़ा सा परिचित हो लेते हैं। देखिए कार्बन आपस में कैसे जुड़ सकते हैं पहले ये समझिए। तो हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे कार्बन अधिकतम त्रिबंध बना सकता है, 3 गो बंध के साथ दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है, मतलब अधिकतम 3 गो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के साथ साझा कर सकता है। बंध का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो कार्बन अधिकतम एक परमाणु के साथ, सिंगल परमाणु के साथ 3 गो इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। मान लीजिए 2 गो कार्बन है तो इन दोनों कार्बन में हो सकता है एक को इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। जैसे कि मेथेन में हुआ, मेथेन में हाइड्रोजन और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए। तो ये जो है कार्बन हो सकता है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हो, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए हो सकता है कार्बन 2 गो इलेक्ट्रॉन साझा किए हो, और हो सकता है कार्बन 3 गो इलेक्ट्रॉन साझा किए हो। ये 3 गो दिया हो, ये 3 गो दिया हो अपना इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन साझा करके ये ट्रिपल बॉन्ड बनाए होंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाए हो,
ठीक ना। तो कार्बन कितने तरह का बंध बना सकता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने तरह का बंध बन सकता है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और इस आधार पे कार्बनिक यौगिक दो तरह के होते हैं, एक होता है संतृप्त यौगिक, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, एक होता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। देखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है ना वो अस्थाई होता है, बहुत ज्यादा अस्थाई होता है, लेकिन जो डबल ट्रिपल होता है ना मजबूरी में बनाया जाता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड मजबूरी में डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड को देखेंगे बहुत ज्यादा अस्थाई हो, सिंगल बॉन्ड बहुत ज्यादा अस्थाई होता है, और डबल ट्रिपल मजबूरी में कार्बन बना लेता है, जब कोई इसके साथ बॉन्डिंग करने वाला नहीं होता है तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ठीक ना। तो अब देखिए संतृप्त का मतलब, संतृप्त का मतलब कि ये कहो कार्बन का बंध जो है हर एक परमाणु से जुड़ा हुआ है, मतलब अलग अलग परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन जो है संतृप्त हो गया। संतृप्त हो गया मतलब कि जितना उसका बंध है उतने प्रकार के तत्व उससे जुड़े हुए हैं। जैसे कार्बन का 4 गो बंध है, तो एगो बंध से हाइड्रोजन, एगो बंध से कार्बन, एगो बंध से ऑक्सीजन, एगो बंध से कुछ और जुड़ गया, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ गया। तो हर एक बंध से अलग अलग तत्व जुड़े हैं, तो जब अलग अलग तत्व जुड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। या हो सकता है हर एक बंध से कार्बन ही कार्बन जुड़े हो, तो 4 गो कार्बन, एगो इधर से कार्बन, एगो इधर से, एगो ऊपर, एगो नीचे, तो सब कार्बन जुड़ा है, लेकिन सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का साझेदार हुआ है। कार्बन को बंध बना सकता है, 4 गो। एक बीच वाले कार्बन के साथ 4 अलग अलग कार्बन जुड़े हैं, तो ये कहोगो बंध सबके साथ शेयर कर देगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड बना है मतलब कि हर एक परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जब साझा करके बंध बनाता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और उसी को बोलते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। जो भी यौगिक उससे बनेगा संतृप्त होगा। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, मान लीजिए 3 गो कार्बन मिला किसी को, कोई कार्बन है खड़ा है कि हमारे पास 4 गो है लेकिन 3 गो मिला, तब क्या करेगा, एगो कार्बन नीचे जुड़ जाएगा, एगो कार्बन इधर, एगो ऊपर। अब एगो बंध इसका बच गया, तो एगो बंध कौन दूसर कार्बन के साथ नहीं आ रहा है दूसरा कार्बन, तो एगो बंध अपना किसी और के साथ जो भी ऊपर है, चाहे बगल में है चाहे नीचे, किसी के साथ दूसर का बंध चिपका देगा, तो डबल बॉन्ड। जैसे ऊपर वाले के साथ चिपका दिया तो ऊपर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड जो बना ना ये क्या है, असंतृप्त है। क्योंकि अगर संतृप्त रहता है कार्बन तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट करके दूसरे परमाणु के साथ ऐसे जुड़ा होता है, लेकिन अब ये ऐसे इस परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ऊपर वाले परमाणु के साथ डबल हो गया है, क्यों, क्योंकि इसके पास दूसरा और कोई परमाणु नहीं था जुड़ने के लिए, इसलिए ये डबल हो गया। दूसरा आएगा तुरंत टूट के दूसरे से जुड़ जाएगा। तो संतृप्त नहीं है मतलब कि परमाणुओं की कमी है, संयोजकता पूरी नहीं हो रही है, इसलिए संयोजकता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बना। तो जब संयोजकता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसको असंतृप्त बोलेंगे, क्योंकि परमाणुओं की कमी हो गई है बंध बनाने के लिए, तब जाकर के ये यौगिक बना है, ठीक ना। तो देखिए डबल बॉन्ड बना या ट्रिपल बॉन्ड बना, असंतृप्त असंतृप्त, इसको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में भी समझेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए लगता है सफिक्स n, और अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए सफिक्स लगता है इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए सफिक्स लगता है आइन। अब आप कहेंगे सफिक्स क्या होता है, तो देखिए जब हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो उसमें 2 शब्दों से मिलकर के आईयूपीएसी नामकरण होता है। 2 मतलब कई चीज़ों से मिलकर के आईयूपीएसी नामकरण होता है, लेकिन मेन आप मानेंगे तो 2, एक होता है कार्बन की संख्या और एक होता है बंध का प्रकार। तो एक कार्बन की संख्या, बंध का प्रकार। कार्बन की संख्या का नाम पहले लिखते हैं और बंध का प्रकार बाद में लिखते हैं। नाम 2 गो अक्षर से मिलकर बन रहा है, तो पहिलका अक्षर को प्रीफिक्स और दूसरका अक्षर को जो लास्ट में लिखा जा रहा है उसको सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। पूर्व लग्न अनुलग्न, पूर्व लग्न अनुलग्न। तो देखिए पूर्व लग्न जो कार्बन का जो संख्या है वो पूर्व लग्न होता है, अनुलग्न जो बंध का बंध जिस प्रकार का होता है। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको नामकरण में हम लिखते हैं n। क्या लिखते हैं बाबू, n लिखते हैं। ये अलग भाषा है, आईयूपीएसी का भाषा है, समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब आईयूपीएसी शुरू करेंगे तो आईयूपीएसी क्या है सब चीज डिस्कस किया जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा याद करने वाला है, तो याद कर लीजिएगा, उसके लिए हम बता रहे हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज होता है n, मतलब सिंगल बॉन्ड का आईयूपीएसी में नाम होता है n। डबल बॉन्ड का इन नाम होता है, ट्रिपल बॉन्ड का आइन नाम होता है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन जुड़ करके यौगिक बना रहे हैं। अगर किसी यौगिक में 1 कार्बन है तो उसमें कार्बन का नाम हो जाएगा मेथ। अगर किसी यौगिक में 2 गो कार्बन मौजूद है तो उसमें कार्बन की संख्या का नाम हो जाएगा एथ। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में
3 कार्बन है तो उसको प्रोप, ठीक है, ऐसे बोलते जाते हैं। अगर 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट और 8 कार्बन आक्ट और 9 कार्बन नॉन बोला जाता है और 10 कार्बन डेक बोला जाता है। तो ये जो होते हैं कार्बन की संख्या का नाम होता है, जितने कार्बन किसी यौगिक में मौजूद होते हैं उसी हिसाब से नाम लिखा जाता है। अगर 1 कार्बन मौजूद है तो मेथ लिखा जाएगा, अगर सबके साथ सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जाएगा। जैसे आप मेथेन को देखिएगा तो मेथेन में क्या है, एक ही कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ कार्बन कितना बंध बनाया, सिंगल बॉन्ड, इसलिए बंध का नाम आया एन। तो मेथ कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए मेथ यूज हुआ और सिंगल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड का नाम एन, तो मेथ एन, ये IUPAC नाम है मेथेन, ठीक ना। तो ये ऐसे होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा हल्का फुल्का UPSC भी समझ में आया होगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आप ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, मेथेट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक और ये एन, इन, आइन, ये सारी चीज़ें भी आप याद कर लीजिएगा। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत छोटा था, क्यों छोटा था आप जानते हैं, क्योंकि IUPAC बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको एक लेक्चर में कवर किया जाएगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी आप देख रहे हैं, हम बार बार पसीना अपना पोंछ रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स, बहुत सजाया हुआ नोट्स आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।